जी वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और हमारे साथ नए मेहमानों के साथ और नए मौजू के साथ आपके सामने हम दोबारा हाजिर हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको पता है कि जो अक्टूबर का मंथ है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना है। इसको पूरी दुनिया में जो है वो अच्छे तरीके से लाइक अवेयरनेस के तौर पे और दी जाती है और जो है कैंपेन्स होती हैं और इस पर बात होती है। तो उस पर आज हम भी बात करेंगे। हमारे साथ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और ये है कि हम उनसे जानेंगे कि कुछ सवालात जो आप टीवी पर अक्सर सुनते हैं कि क्या साइंस हैं, किस तरह से आप उसका एग्जामिनेशन करें। हम लेकिन उनसे थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे। इस तरह की कॉमन बातें जो कि आम जो खवातीन हैं उनके जहन में आती हैं और उनको शायद उसके जवाब जो है वो नहीं मिलते हैं। तो ये कि आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में डॉक्टर कुर्रतुलैन हाशमी जो कि कंसल्टेंट है, जस्ट है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वेलकम टू द शो। अच्छा, उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर इशारत जो कि क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और आज वो हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर इशारत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा डॉक्टर कुर्रतुलैन हाशमी, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी कि देखें ये जो मंथ है इसको हम मना रहे हैं, हम बता रहे हैं सबको कि आप इस तरीके से अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें और ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके बारे में बहुत सारे लोग टीवी पर जैसे सुनते हैं कि इस तरीके से इसके आपने इस तरीके से अपना एग्जामिनेशन करना है। तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू एक दे दीजिए और फिर यह है कि हम इसको आगे लेकर चलते हैं डिस्कशन को। पहली बात तो ये कि जो अक्टूबर का महीना है दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर मंथ और ठीक हो गया, कैंसर के हवाले से बहुत ही अहम महीना है। वजह इसकी ये है कि हम क्यों पूरी दुनिया बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर कुर्रतुलैन हाशमी, आप चूंकि सही बात है ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आपसे मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगी। अभी मुझे एक क्वेश्चन डॉक्टर इशारत से करना है। डॉक्टर इशारत, आप ये बताइए मुझे कि आपके पास जैसे जो खवातीन आपके पास आती हैं, ठीक है, और वो आपसे ज्यादातर अभी जो सिर्फ मुल्तान से रिलेटेड केसेस हैं वो कौन से, मतलब कितने % है? देखें, जो फीमेल्स में सबसे कॉमन कैंसर इस वक्त वो ब्रेस्ट कैंसर है जी, ठीक है। और ओवरऑल हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, लीवर कैंसर्स हैं, ओरल कैविटी के लंग कैंसर्स हैं और प्रोस्टेट कैंसर है जो मेल्स में बहुत कॉमन है। तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर प्रॉब्ली सबसे कॉमन है और मेल्स में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो लीवर का कैंसर है और ओरल कैविटी का कैंसर है वो कॉमन है हमारी इस लोअर पंजाब वाली साइड पे। अच्छा, कितने आपको क्या लगता है कि जब आपके पास खवातीन आती हैं तो उनमें से ज्यादा को जाहिर बात है सर अवेयरनेस की जहां तक बात है वो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। फोन पे आप जब कॉल करते हैं तो उस पर भी आपको मैसेज एक दिया जा रहा होता है कि ये महीना जो है ये इस अवेयरनेस का है। अच्छा मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जिसको आप अभी हम सही बात है कि ब्रेक से पहले नाज़रीन हम आपस में भी डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ खवातीन, बहुत सारे सवाल मेरे पास भी आए और बहुत सारी दफ़ा मैंने अपनी फ्रेंड से भी ये चीज़ें सुनी कि हमें जो है वो मस्कुलर पेन शुरू हो गया, ठीक है, या मस्कुलर पेन उन्हें है, ठीक है, राइट ब्रेस्ट में है या लेफ्ट में है या दोनों में है। तो ये समटाइम्स जो है आपके एक्सीडेंटल भी हो सकता है, समटाइम किसी और रीज़न से भी हो सकता है। और एक इसमें बहुत बड़ी जो कमी बताई जाती है, जो एक बड़ा आंसर है वो ये है कि वो विटामिन डेफिशिएंसी है। समटाइम आपको पेन जो है वो विटामिन डेफिशिएंसी से भी हो रहा है। तो हम समटाइम्स मिक्स कर देते हैं इन दोनों चीज़ों के, हो पेन हो रहा है तो आप समटाइम बड़े पैनिक हो जाते हैं। तो इस बारे में जो है वो डॉक्टर इशारत आप बताइए कि क्या ये चीज़ जो है लोग, जो लड़कियां और जो लोग हैं वो पैनिक हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? देखिए, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो पेनलेस स्वेलिंग की उसमें आता है जी। तो उसकी प्रेजेंटिंग जो कंप्लेंट होती है वो स्वेलिंग होती है, कोई लंप होता है ब्रेस्ट में या ब्रेस्ट की जो शेप है उसमें कोई तब्दीली आ जाती है या निपल्स की शेप में तब्दीली आ जाती है, इन्वर्जन हो जाती है, अंदर चले जाते हैं या उसकी स्किन में, ब्रेस्ट की स्किन में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेनफुल स्वेलिंग है वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती, उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपना एग्जामिनेशन करवाएं और टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट करवाएं। वेरी नाइस। अच्छा, डॉक्टर इशारत ने हमें बड़ा अच्छा एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। अब हम वापस आएंगे डॉक्टर कुर्रतुलैन हाशमी साहिबा के पास। अच्छा डॉक्टर कुर्रतुलैन, आप बता रही थी कि खवातीन जब आपके पास आती हैं तो सबसे पहले चीज़ है स्क्रीनिंग, ठीक है। जब आप उनका स्क्रीनिंग करती हैं तो फिर एज के हिसाब से आप उन्हें क्या रेफर करती हैं कि किस तरह की जो स्क्रीनिंग है वो उसकी तरफ जाएं? फॉर एग्जांपल 30 to 40 एंड देन 40 to 50, वो आप क्या रेफर करती हैं?
देखिए, स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वे कि जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, तो इसमें स्क्रीनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। बाकी जितने भी कैंसर्स हैं उनकी अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो छाती के कैंसर के हवाले से स्क्रीनिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, यानी कि आपकी आम पॉपुलेशन को पता होना चाहिए, चाहे उनकी फैमिली के अंदर ब्रेस्ट कैंसर पहले से किसी पेशेंट को हुआ है, कोई ऐसा पेशेंट मौजूद है, चाहे नहीं हुआ। बीइंग अ फीमेल, आप, मैं, बाकी जितनी भी फीमेल्स हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, कोई भी खातून ऐसी है जिसको ये कैंसर जिंदगी के किसी भी लम्हे में किसी भी उम्र में हो सकता है। तो ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको मद्देनजर रखना है हमेशा अपनी जिंदगी में? एहतियात की बात करते हैं तो एहतियात इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनिंग क्या है? ये बेसिकली एहतियात के जुमरे में ही आता है। इसमें जो अमूमन हम कॉन्सेप्ट लेते हैं वो ये है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या कुछ खास और कैंसर्स हैं जिनकी हम बाद में बात करेंगे, अगर वो मौजूद हैं तो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल क्या है आपका? अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा कोई पेशेंट मौजूद नहीं है, आप सिर्फ फीमेल हैं, अपने आप को आप स्क्रीन आउट करवाना चाहते हैं, तब आपका क्या क्राइटेरिया? दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। पहले हम बात करते हैं जर्नल फीमेल्स के हवाले से कि आप अपनी स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यंग फीमेल्स के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो बच्चियां हैं उनमें वो कैसे कर सकते हैं? दैट इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। एक ज़माना था सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी अपनी छातियों का खुद मुआयना करना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था। जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें देखी गई कि फीमेल्स के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, टाइप एज बहुत सी फीमेल्स होना शुरू हो गई परेशानी में कि हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में, और उनके पास उनके जो स्क्रीनिंग आउटडोर क्लिनिक से वहां पर रश बढ़ना शुरू हो गया और लोगों को पैनिक अटैक्स होना शुरू हो गए। तो इसको फिर बाद में थोड़ा सा रिड्यूस किया गया। तो उसमें अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो कंसर्निंग डॉक्टर है जिसके पास आप गए हैं वो आपको कैसा प्रोटोकॉल फॉलो करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक खातून है, वो सिर्फ यही चेक कराना चाहती है कि मुझे कैंसर नहीं है, अगर वो बिलो 40 ईयर्स हैं तो उसमें आपके लिए, और उनकी खानदान में कोई हिस्ट्री नहीं है, जस्ट क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप उनको एडवाइस करें, उनकी अल्ट्रासाउंड करवाएं और उनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी छातियों का मुआयना किस तरह से करना है। ये एक खास प्रोटोकॉल होता है जो हम एक दफा पेशेंट को बता देते हैं, बहुत ही ईजी सा है, आप फीमेल्स आराम से घर में बैठ के कर सकती हैं। मैं खुद बहुत सी बच्चियों को बताती हूँ ये चीज़ कि आपको ये करना है। तो उसमें आप ये है कि ड्यूरेशन बहुत फ्रीक्वेंट ना करें, आप थोड़ा उनको गैप बता देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप जब बात कर रहे होते हैं आपको पता चल जाता है ये बच्ची जो है ये कितनी परेशान है, ये खातून कितनी परेशान है। फिर आपको उसके हवाले से आप देखते हुए कि आप इतने मंथ्स पे आप अपना जो है ये रिपीट कर सकते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हाँ, अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स रहे हैं उसमें थोड़ा सा प्रोटोकॉल डिफरेंट हो जाता है। माँ को हुआ या खाला को हुआ या फुप्पो को हुआ या आपके फर्स्ट जो कजन्स हैं, जो खाला के बच्चे हैं, फुप्पो के बच्चे हैं, चचा के बच्चे हैं, इनमें से किसी को हुआ या आपकी किसी बहन को हुआ, तो तब आपका प्रोटोकॉल डिफरेंट हो जाता है कि आप फिर अब आ जाते हैं जल्दी से। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वालदा को, अगर किसी की वालदा को 50 साल की उम्र में कैंसर डायग्नोज हुआ है तो एक अमूमन हम जो पेशेंट्स को समझाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो आप 10 ईयर्स बिफोर यानी जब आप 40 साल की हों तो आपकी स्क्रीनिंग शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा, ये एक समझाने वाली बात है। इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक इस तरह की हम नहीं दे सकते, लेकिन ये एक ऐसा है कि अगर आपने आम पब्लिक को ये बात बतानी है स्क्रीनिंग की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, ये एक आसान सी बात है कि आपको 60 साल के हैं तो 50 साल में आपकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। मतलब जो आपके क्लोज रिलेटिव में आपने देखा है, जितनी जल्दी हो, 10 ईयर्स बिफोर, तो ये जो पेशेंट, हाँ, ये एक आम सी बात है, इसको बताना आसान है, समझाना आसान है। और वैसे हर खातून को 40 साल की उम्र से अपनी स्क्रीनिंग शुरू करने की तरफ आना चाहिए। जो न्यू प्रोटोकॉल्स हैं, न्यू गाइडलाइंस हैं, वो हमें ये कहती हैं 40 से 45 साल की जो उम्र है उसमें आप मोटिवेशन पैदा करें खवातीन के अंदर कि आप अपनी स्क्रीनिंग की तरफ आएं। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है और नॉर्मल स्क्रीनिंग आपने करानी है तो आप स्क्रीनिंग के बारे में सोचें। आप एक दफा कराएंगे, फिर आप थोड़ा सा आपकी झिझक दूर होगी, फिर आप दूसरी दफा कराएंगी, तो 40 to 45 में थोड़ा सा जो आपकी हेजिटेंसी है उसको दूर करना है। इस टेन्योर में अपने आप को एंटर करना है, नेक्स्ट डेकेड के अंदर जाने से पहले अपने आप को एंटर करना है स्क्रीनिंग में। बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर कुर्रतुलैन ने कि आप अपने आप को 10 ईयर्स बिफोर यानी बिफोर दैट टाइम आप अपना जो है स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें आपका वैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है और उसके अलावा जो है आपका अल्ट्रासाउंड आ जाता है। अच्छा मैम, ये कहा जाता है कि ये बड़ा डेंजरस है, ये आपके लिए शुआएं, वो कहते हैं ना आम जबान में जो जिस तरह हमारे लोगों में आप ये बात यूज होती है कि जनाब नहीं, शुआएं लगवाना जो है या जो अल्ट्रासाउंड हैं ये जो है ये डेंजरस होती हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से या ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग के हवाले से अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी ये दो चीज़ें हैं। अल्ट्रासाउंड क्या है? जस्ट आपको पता है जैसे हम
अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, साउंड होती है, साउंड वेव्स होती हैं जिसके थ्रू हम ये इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। बेसिकली अल्ट्रासाउंड से मुराद ये है कि उसको हम सुन नहीं पाते हैं, लेकिन वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके जरिए से हम मालूम कर सकते हैं चीज़ों की हैयत के हवाले से या होने वाली तब्दीलियों के हवाले से। और अल्ट्रासाउंड बिल्कुल एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपको किसी किस्म का पॉइंट्स में भी मैं आपको कहूंगी कि नुकसान नहीं है। ये वो वेव्स या ये वो रेज नहीं है इसके बारे में लोग कॉन्सेप्ट करते हैं तो कि नहीं, अल्ट्रासाउंड टेंशन फ्री होकर आप करवाएं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले तो एग्जामिनेशन की तरफ जाएं। अच्छा, मैं ये सवाल डॉक्टर इशारत आपसे करूंगी कि कहा जाता है, अब जैसे कुछ लोग हैं वो इस तरह पैनिक होते हैं कि अच्छा जी, अब देखिए हमने तो नहीं, नॉट एवरीवन इज बायोलॉजी स्टूडेंट, और हमने वो नहीं साख पढ़ी हुई या देखी नहीं हुई। अब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हम गूगल कर लेंगे, ठीक है, उसका मस्कुलर जो पैटर्न है देखने के लिए हम ये करेंगे। अब क्या होता है कि जब हम खुद एग्जामिनेशन करते हैं तो मेरी बल्कि एक दोस्त थी, मुझे कहती हाय हाय मैंने तो एग्जामिनेशन किया था और उसके बाद ना मुझे अगले 2-4 दिन ना नींद नहीं आई, बिकॉज मेरे हाथ ना एक मसल लगा था और मुझे लगा था कि शायद ना वो कोई, मैंने कहा खुदा का खौफ करो, मतलब तुम खुद भी डर रही हो और मुझे भी डरा रही हो, बिकॉज फिर ये क्या, सही बात है, रूटीन है, करना चाहिए, और जिन लोगों को अवेयरनेस है उनको करना चाहिए। ऐसे लोगों को आप क्या, मतलब ऐसी लड़कियों को? देखिए, सेल्फ एग्जामिनेशन का एक प्रॉपर तरीका है, जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है उसका एक तरीका है, आपको उस तरीके को फॉलो करना है। उसके लिए बेहतर है कि आप अपने किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से या किसी भी फीमेल डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, तो आपको तरीका पता होगा एग्जैक्टली कि आपने करना क्या है, तो ये आप प्रॉपरली अपने आप को एग्जामिन कर सकेंगी। अगर आप वैसे ही एग्जामिन करें और उसमें ऑब्वियसली आप बहुत सारी गलतियां करेंगी, उसमें फिर आप परेशान भी होंगी, ठीक है, गलत एग्जामिनेशन भी करेंगी और उसमें एंग्जाइटी में रहेंगी, फिर गूगल पे देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, मजीद परेशान रहेंगे। आप फिर जब गूगल पे चले जाएंगे ना, देन फिर आपकी वो एक आपका पैनिक जोन है, उससे बाहर आने का आपके पास फिर कोई रास्ता नहीं होगा। फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, किसी हेल्थ प्रोफेशनल से मशवरा करें कि कैसे एग्जामिन करना है, बजाय इंटरनेट पे देखने के, तो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। अल्लाह माफ करे, वो तो बड़ा कुछ बताता है, दिस कुड बी दिस, दिस कुड बी दिस, और आप लिटरली आपको वो, और सच में सर उसके बाद तो मैं मतलब जो है ना खुद भी काफी परेशान रही थी कि ये क्या बात कर रही है। अच्छा डॉक्टर कुर्रतुलैन, ये तो चले हो गया हमारे पास स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन का, ऐसा क्या लाइफस्टाइल है आप क्या सजेस्ट करते? फैमिली हिस्ट्री भी नहीं, ठीक है, अगर कोई एक आम लड़की जो है वो ये सोचे कि भाई ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल है जो प्रिवेंशन की तरफ लाता है, सही, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे अल्ट्रासाउंड एंड मेमोग्राफी। एग्जैक्टली, तो वो हमारा बीच में मिस हो गया एक पॉइंट कि अल्ट्रासाउंड में मैंने आपको क्लियरली बताया कि वो ऐसा प्रोसीजर है, नॉन इन्वेजिव सा है और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेमोग्राफी जो कि बहुत ही कॉमन है, यानी छातियों का एक खास किस्म का एक्सरे किया जाता है, उसके बारे में काफ़ी ख़वातीन कॉन्शियस होती हैं कि इसमें हमें जो है एक्सरेज हैं क्योंकि, तो ये तो फिर हमारे लिए डेंजरस खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इसकी हमारे पास साइंटिफिकली जो चीज़ें हैं, जो हम कैलकुलेटेड चीज़ें हैं, ऐसी ये रेज या वेव्स हैं जो कि नुकसानदेह नहीं है, इसीलिए तो इनको स्क्रीनिंग में रखा गया है। अगर कोई ऐसी शुआएं हों जो आपके लिए खतरनाक हों तो वो कभी भी आपको स्क्रीनिंग के अंदर ना कहते कि आप ये टेस्ट कराएं। पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है, इसलिए ये भी बिल्कुल आपको नुकसान नहीं देती हैं। तभी तो हर साल मतलब कहते हैं कि आप एक दफ़ा ज़रूर कराएं, साल में एक दफ़ा ज़रूर कराएं मेमोग्राफी। तो उसमें वजह सिर्फ यही है कि ये ऐसी शुआएं हैं, अब सूरज की भी तो शुआएं आती हैं ना, हम देखते हैं, तो क्या वो उसमें भी खतरनाक हैं? तो हम उससे तो नहीं डरते। तो एक ऐसा टेस्ट जो आपको स्क्रीनिंग में हेल्प आउट कर सकता है, एक बीमारी ढूंढने में हेल्प आउट कर सकता है, तो उसमें आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये एक्सरेज आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और डॉक्टर कुर्रतुलैन, आप देखें आजकल हम शौक में ही हैं, अगर आप लोग ये लोग समझें तो आजकल हम शौक में ही हैं। आप ये वाईफाई क्या है, ठीक है, व्हाट इज वाईफाई, इसके अलावा हमारे मोबाइल फोन सिग्नल्स हैं जो आईटी रेज होती हैं हमारी, वो हो गई, तो मतलब हम शौ में हैं, इससे बेफिक्र हो जाएं आप। ये वाली जो शौएं ये कोई खास मुख्तलिफ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, कंफर्टेबल होकर आपको करवाना। और आपने पूछा लाइफस्टाइल के हवाले से कि कोई ऐसा लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल में ना बहुत सी सादा सी बातें हैं और हम सादा बातों की तरफ आते नहीं हैं, हम मुश्किल बातों की तरफ जाते हैं। हाँ। सादा बातों में ये है कि हमें नेचुरल
हैबिटेट में रहना है ना, हमें कुदरती जो चीजें हमारे आसपास है, कुदरती माहौल है, वो अब जो कि नापैद हो चुका है, हमने उसको वापस लाना है। हमारे लिए ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एयर की फ्रेशनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक अच्छा नेचुरल हैबिटेट देता है जिसके अंदर आप रहते हैं, जो अल्लाह ताला ने इस जमीन पर बनाया था। और इंसान की बुनियादी जरूरियात में एक अच्छा माहौल भी शामिल है। जब आपका अच्छा माहौल होता है तो आपकी सोच पॉजिटिव होती है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल आप तब अचीव करते हैं, अच्छी वाइब्स आती हैं आप। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। देखिए स्ट्रेस जो होता है ना, ये आपको इसी सूरत में हमें ज्यादा स्ट्रेस में हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास सफाई नहीं है, नेचुरल हैबिटेट को हम तबाह कर चुके हैं, हमने उसको बिल्कुल आर्टिफिशियल बना दिया है। तो उस आर्टिफिशियल, जब आप एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो फिर आप आर्टिफिशियल चीजों की तरफ ही जाएंगे, नेचुरल चीजों से आप दूर हो जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात और बिल्कुल बहुत ही कॉमन सी बात है। दूसरी चीज ये कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्टिव लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ तो काउच पोटैटोज हैं हमारे बच्चे अभी से ही, तो आप कमाल बात आपने ऐसी बात की है, हिट की है ये बहुत सारे लोग। हमारे बच्चे तो ओके, लेकिन कोई बात नहीं, जब करेंगे तो फिर सुनना भी तो ऐसे ही। आप देखिए कोविड में तो इसमें इजाफा हुआ है, इजाफा हुआ है। तो काउच पोटैटोज हैं, टीवी के आगे पड़े हैं, लैपटॉप के आगे पड़े हैं, मोबाइल के साथ पड़े हैं, तो ये बस हम पड़े ही हैं। तो ये वाली जो पढ़ने वाली सूरत हाल है, ये थोड़ी सी खतरनाक है। इसमें एक्टिव लाइफस्टाइल की जरूरत है, इसको सिखाने की, समझने की और खुद को समझाने की जरूरत है। ये डॉक्टर को होता है ना, माँ बाप की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मैंने कहा ना ये समझाने की, समझने की बहुत जरूरत है। और दूसरी जो चीज ये है कि एक्टिव लाइफस्टाइल में जब आप वॉक करते हैं, देखिए आपकी पसंद है, आप वॉक करें, आप साइकिलिंग करें, आप जॉगिंग करें, आपने जो भी आपकी एक्टिविटी जो आपको एक्टिव रखता है आप वो करें जिसमें आपकी पूरा फोकस्ड हो। अच्छा, ये फोकस्ड होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप फोकस नहीं है, आपका दिमाग इधर उधर मोबाइल में ही लगा हुआ है, तो फिर आपकी उस वॉक का कोई फायदा नहीं है कि जब आप वॉक भी कर रहे हैं और मोबाइल पे टिक टिक भी लग रहे हैं। तो मतलब डॉक्टर कुरतुलैन ने कि अगर आप वॉक भी कर रहे हैं ना, तो प्लीज कोई फोकस ऑन एनवायरमेंट वो अपील करें, अपने अंदर लेकर जाएं, बजाय इसके सोचे अच्छा उसने मुझे ये कहा था तो अब मैंने ये करना है। हार्मोनल इश्यूज है ना, खवातीन में स्पेशली, खवातीन कहती है सारा दिन घर के काम हम करते हैं, तो हम तो फिर भी मोटे होते जा रहे हैं, हालांकि हम टाकियां लगाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। ओहो, बहुत कमाल सवाल, इसका जवाब मतलब एक ऑनकोलॉजिस्ट आपको दे रही है। क्योंकि इसका ताल्लुक है, आपने तो सेशन कमाल कर दिया। इसका ताल्लुक है ना, देखिए इसका ताल्लुक है कि जब आपको मोटापा होगा, खवातीन में ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, हार्मोनल तब्दीलियां होंगी। हार्मोन्स ऐसी रतूबतें होती हैं आपके जिस्म के अंदर जिसका आपका ताल्लुक बराह रास्त आपकी मुख्तलिफ बीमारियों के साथ है, और बराह रास्त नहीं भी है तो इनडायरेक्ट भी है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत जरूरी है। खवातीन में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो रतूबतें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और खवातीन जब आप ओबेसिटी में चले जाते हैं तो आपके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अब आपके अंदर वो हार्मोनल रेजिस्टेंस है, आप मोटे हो रहे हैं, हार्मोन अंदर से आपको और मोटा करें, आप और मोटे हो रहे हैं, बाहर से भी मोटे हो रहे हैं, अंदर से भी मोटे हो रहे हैं, वो एक मोटापे की सूरत हाल में आप हैं। तो ये हार्मोन आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा आप मोटापे का शिकार होंगी, तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। डॉक्टर कुरतुलैन, आपने समंदर में से हाथ डाल के वो राज निकाला है कि अब जो सुन रही थी ना उनकी आईब्रोज यूं हो गई होंगी कि मतलब मैंने तभी आपसे कहा था ना, सादा बातें हैं, सादा बातों को हम तवज्जो नहीं देते, हम कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं। तो सादा बातों में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो हार्मोनल रेजिस्टेंस है, इसका उर्फे आम में हम क्या बताएंगे? मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया, जो हार्मोन्स को हम कहते हैं रतूबतें, खवातीन के लिए ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये ऐसी रतूबतें जो उनके जेंडर को बताते हैं, यानी खवातीन इसी हार्मोन्स की वजह से खवातीन हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और मर्दों में और तरह की रतूबतें होती हैं जिसकी वजह से वो मर्द होते हैं, ये जेंडर डिफरेंशिएशन होता है। हमारे जो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो दो रतूबतें जिनका मैं बार बार नाम ले रही हूँ, ये हमारी जिस्म के अंदर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। हमारी छातियों के साथ इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। हम कहते हैं ना कि भाई ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, छाती में पेन होता है। आपकी ब्रेस्ट पेन्स में बहुत सारे हिस्ट्री में बहुत सारे सवाल जब किए जाते हैं, उसमें एक सवाल बहुत मैं पूछती हूँ और वो उस पर मुझे अफसोस होता है। बहुत सारी खवातीन जो हैं, एक तो ओबेसिटी में है, हार्मोनल रेजिस्टेंस पैदा हो गई, हार्मोन का लेवल ऐसे बढ़ गया कि उसने आपकी बॉडी के अंदर हर चीज को खराब कर दिया। ठीक है। दूसरी चीज ये कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करती हैं विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। माने हमल अद्वियात हैं जो कि हार्मोनल होती हैं, ये बाहर से आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दे रही हैं जी, ये माने हमल अद्वियात। ठीक है। और कुछ खवातीन ऐसी हैबिचुअल होती हैं, उनको इतने साल हो जाते हैं और वो ये काम कर रही होती हैं, मुसलसल कर रही होती हैं, और बगैर किसी डॉक्टर कंसल्टेंट, हाँ जी, कंसल्टेशन के। बिल्कुल। बिल्कुल। और कुछ ऐसी खवातीन मैंने देखी हैं जिनमें जब हम ये सवाल करते हैं
डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही ले रही होती हैं और उनको जैसे पहले उन्होंने 1 महीना लिया तो उसके बाद ही उनकी ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए, उनको ब्रेस्ट लंपी बम्पी ऐसे महसूस होना शुरू हो गया, ब्रेस्ट पेन शुरू हो गया। गो कि वो कैंसर वगैरह नहीं था, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें ये है कि इसका मतलब ये है आपको हार्मोनल इश्यूज ऐसे शुरू हो गए हैं जो आपकी छातियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो आपका कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं, छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। और स्पेशली ऐसी फीमेल्स जिनकी फैमिली के अंदर ऑलरेडी ब्रेस्ट या अंडेदानी का कैंसर या छाती का कैंसर चल रहा है, उनको तो बहुत एहतियात करनी चाहिए, उनको इस तरह की दवाइयों से अवॉइड करना है अपने आप को। और फिर मैं उनको ये कहती हूँ कि आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, गायनाकोलॉजिस्ट को जरूर बताएं। कुछ सेफ पिल्स होती हैं जिसके अंदर हार्मोनल जो रेशियो होती है वो बड़ी बैलेंस्ड होती है, कुछ होती हैं जो प्योर हार्मोनल होती हैं, जैसे प्योर ईस्ट्रोजन है या प्योर प्रोजेस्टेरॉन है। अमूमन जो ओसीपीज माने हमलत भी आते हैं वो मिक्स्ड होती हैं, लेकिन हमारी खवातीन में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ब्रेस्ट क्लिनिक जब हम करते हैं तो उसमें हमें देख रहे होते हैं, उसके अंदर ये चीज भी जो मिक्स्ड भी हैं वो भी खवातीन के अंदर छाती के अंदर कुछ तब्दीलियां ला रही होती हैं, हार्मोनल ऐसे तब्दीलियां कि उनको कहना पड़ता है कि आप कोई और जो है वे इस्तेमाल करें उसके लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, लेकिन आप ये ना करें कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कोई और यूज करें। आप नहीं, बहुत अच्छी बात है, टैबलेट्स मत खाएं, तो वो फिर आप गायनाकोलॉजिस्ट से भी इन टच रहें और आप जो है अपनी स्क्रीनिंग के हवाले से भी कॉन्शियस रहें। अच्छा, ये है कि काइंडली ये जो प्रेगनेंसी प्रिवेंशन पिल्स हैं या कुछ और भी है, उसके बारे में हम डॉक्टर कुर्रतुल हाशमी से बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और ये है कि आप हमारे साथ जो है वो स्पेशलिस्ट मौजूद हैं मीनार कैंसर हॉस्पिटल मुल्तान से, और हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पर, और 2 डॉक्टर्स जिनमें से डॉक्टर इशारत इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर कुर्रतुल हाशमी। डॉक्टर इशारत से हम बात करेंगे कि ठीक है, अवेयरनेस भी हो गई, इसकी प्रिवेंशन के बारे में भी हमने बात की, तो कितना ताल्लुक है डॉक्टर इशारत एक हस्बैंड का और एक जो मेल है हमारी सोसाइटी के जो रोकते हैं कि नहीं आपने एग्जामिनेशन नहीं कराना, नहीं जी नहीं हमने तो नहीं भेजना, हम क्यों भेजें एंड ऑल दैट, तो उनके लिए आप क्या जो है वो मैसेज देंगे? देखिए मैडम, 2-3 मसले हैं हमारी सोसाइटी में। एक तो इश्यूज हैं वो फाइनेंशियल इश्यूज हैं। हाँ, बहुत बड़ा इशू है फाइनेंशियल इश्यूज। अक्सर लोगों को ब्रेस्ट में लंप होता है, इवन वो फंगेटिंग भी हो जाता है, स्किन भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन लोग अपने घरों से नहीं निकलते क्योंकि उनके फाइनेंसेस इतने नहीं होते। तो सेकेंडली ये है कि कुछ ख़वातीन भी अपनी तरफ से घबराती हैं, वो शर्माती हैं कि हम किसी को जाके एग्जामिनेशन कराएंगे। तीसरा ये है कि जो हमारी सोसाइटी है वो जनरली जो जैसे किसी फीमेल को खुदा न खासा ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसके आसपास के लोग बहुत मशवरा देते हैं उसको कि आपने जाके इसका इलाज नहीं करवाना, इसको लोहा नहीं लगवाना, वरना ये फैल जाएगा, वरना ये ठीक नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि लोहा ना लगवाने से या लोहा लगवाने से ये फैलेगा नहीं, इसका ट्रीटमेंट कराएं, अर्ली डिटेक्शन करें और अर्ली इसका ट्रीटमेंट कराएं। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो घर के मर्द की बनती है क्योंकि उसने लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि फीमेल्स खुद नहीं जाती हमारे उसमें, अकेली नहीं जाती, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि वो लेके अपनी इनकरेज करें। अगर कोई मसला होता है तो उनको डॉक्टर की तरफ लेके जाएं और उसका ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट कराएं। डॉक्टर इशारत, सबसे बड़ी मॉरल सपोर्ट भी उस टाइम चाहिए होती है क्योंकि आप खुद इतने मतलब जो है वो उस पैनिक उसमें होते हैं कि आपको पता नहीं चल रहा होता, और दूसरा ये जो इर्द गिर्द के मशवरे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा टाइम आपका वो करते हैं कि जी इधर चले जाएं उधर चले जाएं। ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना है? अगर साउथ पंजाब की किसी खातून को चाहिए कि वो सबसे पहले वो जाना चाहे तो पहला स्टेप, देखिए पहला स्टेप तो जो लोकल डॉक्टर्स हैं आपके, जनरल फिजिशियंस हैं, आप उनके पास जाएं। सबसे पहले उनके पास, सबसे पहले अगर आपको कोई ऐसा इशू फील होता है तो आप जनरल फिजिशियन को दिखाएं, जीपीस को दिखाएं, अपनी चलें फीमेल्स नहीं दिखाना चाहती जनरल फिजिशियन, गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाएं, ठीक है। अगर वो आपको उनको फील होता है कि इसमें कोई डेंजरस चीज है या कैंसर की तरफ जा रहा है, तो मुल्तान में मीनार कैंसर हॉस्पिटल है, आप लोग हमारे पास आएं, तो हमारे पास सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं। और ये बहुत नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है कि आपके रीजन में एक चीज मौजूद है। तो सर ये बताइए कि हॉस्पिटल के बारे में बताएं कि वहां पर क्या फैसिलिटीज हैं अभी, जो है क्या उनमें क्या अपग्रेडेशन हुई है, पहले क्या था, उस बारे में बताइए। देखिए जी, फैसिलिटीज जो है ना 2 तरह की हैं हमारे पास। एक डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं
और एक ट्रीटमेंट रिलेटेड फैसिलिटीज़ ठीक हैं। है। जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं उसमें सारी जितने भी ब्रेस्ट कैंसर के या जनरली कैंसर के डायग्नोसिस में जो टेस्ट होते हैं वो उसमें से काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हमारे पास हैं, प्रॉब्ली 90% टेस्ट हमारे पास हैं। इसमें हमारे पास लेबॉर्ट्री है जिसमें ब्लड के टेस्ट किए जा सकते हैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, हमारे पास मेमोग्राफी है, एक्सरेज हैं, हमारे पास गैमा कैमरा है, हमारे पास सीटी स्कैन है, एमआरआई है, हमारे पास स्पेक्ट सीटी है, हमारे पास तकरीबन सारी डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ हैं all are हाँ जी, working? बिल्कुल ऑल आर वर्किंग। हाँ जी, और सारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। और सेकेंडली ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनरली कैंसर होता है इसमें ट्रीटमेंट में 3 तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। एक कीमोथेरेपी है, एक सर्जरी है और एक रेडियोथेरेपी है। तो कुछ कैंसर्स में तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं, कुछ में इनमें से 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, कुछ कैंसर्स में एक चीज़ यूज़ होती है, वो डिपेंडिंग अपॉन द कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अगर बात करें तो इसमें तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं, कीमोथेरेपी भी, रेडिएशन भी और सर्जरी भी। तो हमारे पास कीमोथेरेपी की भी सहूलत मौजूद है, हमारे पास रेडिएशन की सहूलत भी मौजूद है। रिसेंटली हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर आया है जो कि एक बहुत लेटेस्ट रेडिएशन की मशीन है जो साउथ पंजाब में हमारे पास है, तो वो भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। तो हमारे पास रेडिएशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं, इंडोर वार्ड्स हैं जहाँ पे हम एडमिट कर सकते हैं पेशेंट्स को, कीमोथेरेपीज़ की फैसिलिटीज़ हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पूरी टीम है हमारे पास जिससे हम उसको यानी इतना अच्छा जो सेटअप है वो हमारे पास मीनार हॉस्पिटल में मौजूद है और ये किसी ब्लेसिंग से वाकई में कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे साथ आज जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं और ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप बच सकते हैं और अगर आप इसमें मुब्तला हैं तो आपने कहाँ जाना है और क्या करना है और इधर उधर की किसी की बात नहीं सुननी है। और जो है मॉरल सपोर्ट आपको आपके घर से ही मिलती है, तो बराए मेहरबानी अपने और आसपास वाले जो लोग हैं उनका ख्याल कीजिए, अवेयरनेस दीजिए और उनकी मॉरल सपोर्ट जो है वो आप बने। अच्छा डॉक्टर कुर्रतुल हाशमी, आप बात कर रही थी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स के बारे में और इसकी अवेयरनेस के बारे में, तो ये कि फिर आप क्या चीज़ रेफर करती हैं मतलब ये कि इन चीज़ों से बचने के लिए और इस तरह के प्रॉब्लम में से बचने के लिए? अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने पहले एक बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि अगर आपको मजबूरी है कि आपने ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करनी है तो उसमें आपने 2 लोगों से इन टच रहना है। एक आपने ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट जो हैं उनसे इन टच रहना है। सेकेंडली क्यों इन टच रहना है? स्क्रीनिंग के लिए। दूसरा चीज अपने गायनोकोलॉजिस्ट से इन टच रहना है ताकि ये इन 2 के साथ आपको चलना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये तो उस सूरत में है कि जब आपके पास कोई और ऑप्शन आप नहीं अडॉप्ट कर सकते, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में एक वैरायटी ऑफ चीजें अवेलेबल हैं। खवातीन सिर्फ ये गोलियां खाने पे या इंजेक्शंस लगवाने पे आई डोंट नो तवज्जो क्यों देती हैं। इसलिए ही है मेरा ख्याल है कि इसलिए पुराने हैं ना, पुराने एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि जो मर्द होता है घर का वो मर्द सरबराह होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सरबराह का काम ये होता है कि वो उसके नीचे जितनी भी जो रैयत उसकी है, जितनी भी उसकी फैमिली, उन सबका ख्याल रखना है। सरबराह के पास तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो घर की औरत है वो एक सेंटर होती है। अब उस सेंटर में खातून है, बच्चे उसके गिर्द घूम रहे हैं, इन लॉ साथ रहते हैं, वो उसके गिर्द घूम रहे हैं, उसका बंदा उसके गिर्द घूम रहा है, मतलब ये एक सर्कल है जो चल रहा है। सेंटर में कौन है? खातून। एग्जैक्टली। ठीक है, तो सरबराह का काम ये है कि सेंटर की तरफ तवज्जो दे। कमाल बात की, सेंटर की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। डॉक्टर कुर्रतुल हाशमी, आज का जो शो है ना, ये सेशन ये इतना मतलब कहते हैं ना कि फुल ऑफ अवेयरनेस है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस की बात नहीं कर रहे, इसमें आपकी सोशल अवेयरनेस, आपके डोमेस्टिक अवेयरनेस की भी बात। बिल्कुल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें मुझे तो इस चीज में कोई भी तकलीफ नहीं महसूस होती कि भाई मैं कहूं कि भाई मर्द और औरत बराबर है, वो इस तरह की बातें में नहीं। मर्द सरबराह है, इट्स वेरी राइट थिंग, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है ना। जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अल्लाह ताला ने सोच समझ कर मर्द को सरबराह बनाया और तो फैमिली बनाया। उसकी जिम्मेदारियां देखें ना, सेंटर की तरफ तवज्जो देगा। जब सेंटर की तरफ तवज्जो देगा ना, उसके अपने घर में जो बाकी बच्चे हैं वो भी सेफ रहेंगे। जो बाकी बच्चे हैं, जो बच्चियों के अलावा बच्चे हैं घर में, वो सेफ रहेंगे। बड़े बूढ़े हैं वो सेफ रहेंगे। सेंटर के साथ अपना लिज़ॉन बनाना है, हर तरह से अपना लिज़ॉन बनाना है। मेंटली भी उसकी हेल्थ पे तवज्जो दें, उससे पूछें कि तुम्हें कोई ऐसा इशू जो तुम बताना चाह रही हो, बता नहीं पा रही हो, उससे जरूर डिस्कस करें। अगर ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात आ रही है, देखिए मैंने जैसे बताया, और बहुत से बैरियर मेथड्स हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए।
और उनको हमें कमर्शलाइज करना चाहिए, हमें मीडिया के थ्रू ये चीजें लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। तो लें जी, आज के इस सेकेंड हाफ में हम लोग खुद इस चीज को रिपीट करेंगे कि आप काइंडली ये देखें, ये डॉक्टर्स हैं, मतलब क्या इतने अच्छे डॉक्टर्स जब हों, इसकी वजह है, देखिए मैं क्यों बार बार कह रही हूँ, मैं कोई ओसीपीज और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोई गायनेकोलॉजिस्ट के अगेंस्ट बात नहीं कर रही, लेकिन मैं क्योंकि ब्रेस्ट क्लिनिक में मैं ये देखती हूँ कि हमारे पास वेराइटी ऑफ फीमेल्स हैं जो इस तरह की हिस्ट्री के साथ आती हैं, इसलिए मैं बार बार ये बात कह रही हूँ। देखिए, एक चीज होती है किताबों से हमें पता चलती है, किताबी बातें हम करते हैं, हर प्रोग्राम में करते होंगे, भाई ये रिस्पेक्ट है, ये है। एक चीज होती है जो आप अपने एक्सपीरियंस करते हैं, आप अपनी सोसाइटी में एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी जो फीमेल्स हैं, हमारी बच्चियां हैं जो आती हैं हमारे पास, ये उनकी कहानियां हैं, उनकी कहानियों से मैंने ये एक्सट्रैक्ट किया है जो मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ। इसमें कोई भी ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है किसी को भी, लेकिन मैसेज है और इस मैसेज को समझने की जरूरत है घर के सरबराह को। बहुत अच्छी बात, ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, तो जहाँ एक मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी ब्रेस्ट क्लिनिक के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर शारद ने भी आपको फैसिलिटीज के हवाले से बताया, मीनार कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट क्लिनिक जो है पूरे साउथ पंजाब में अगर आप फोकस करें ना, सिर्फ एक ही जगह पर है, जो हॉस्पिटल सेक्टर्स में अगर आप देखें, एंड दैट इज इन मीनार कैंसर हॉस्पिटल। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक मतलब एक जो हेल्थ के हवाले से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरे पाकिस्तान में। 18 से 19 इदारे हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, जिस तरह से वन ऑफ देम इज मीनार। तो ये सारे जो है कैंसर के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ कराची, लाहौर, लाड़काना, पता नहीं कहाँ, मतलब 18 से 19 सेंटर्स हैं हमारे जो वर्किंग हैं इस वक्त, और मीनार उसमें से एक है। और मीनार की स्पेशलिटी है कि ब्रेस्ट क्लिनिक अवेलेबल है। खवातीन को कोई चीज बॉदर कर रही है ब्रेस्ट के हवाले से, वो उनको कोई जरा सा पेन हुआ है, बच्चियों को हुआ है, आप आइए, यहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, अल्ट्रासाउंड करने के लिए, मेमोग्राफी करने के लिए फीमेल स्टाफ है, एग्जामिनेशन के लिए फीमेल्स अवेलेबल हैं। कितनी बड़ी नेमत है, और इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं भाई, ये देखें आप, मतलब मैं तो ये शर्तिया ये बात कह सकती हूँ, आपने ठीक है बहुत सारे शोज में आप लोगों ने बातें सुनी होंगी, लेकिन वो बातें आपने यही सुनी होंगी कि क्या प्रिवेंशन हैं, किस तरीके से बच जाएं, मतलब व्हाट आर द सिम्टम्स, लेकिन इतनी प्रैक्टिकल गुफ्तगू आपको आज हमारे इस सेगमेंट में मिल रही है, वो भी हमारे दो जो हैं वो डॉक्टर से, कि आप लोग जो हैं प्रैक्टिकली इन्होंने एक्सट्रैक्ट की हैं ये चीज़ें, डेली बेसिस पे जो केसेस आ रहे हैं इन्होंने वहां से ये चीज़ें इवैल्यूएट की हैं कि बराए मेहरबानी अगर आपको कोई इस तरह का इशू है तो आप इनके पास आएँ, इनके पास वो एक्सपीरियंस है जो डेफिनेट बात है कि आपको फिर किसी, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं या उसकी बातें आप सुनते हैं, गुफ्तगू सिलसिला जो है वो हमारा जारी है। और अभी हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रूही H10 और मैं हूं आपके साथ दुरे शहवार। हम बात कर रहे थे हमारी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में, और हमारे साथ मौजूद थी बल्कि हैं डॉक्टर कुर्रतुलैन हाशमी। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी था, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी डॉक्टर कुर्रतुलैन हाशमी, आप बता रही थी जी रिस्क फैक्टर्स के वाले से जहां हम बात कर रहे थे, उसमें बस एक और छोटी सी मैं कॉम्प्रिहेंसिव सी बात करना चाहूंगी। सेल्फ मेडिकेशन को हमने अवॉइड करना है ना, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ बहुत आसान रसाई है कि हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दवाई का नाम लेते हैं, दवाइयाँ मिल भी जाती हैं, हम दवाई का नाम भी नहीं लेते। मैं आपको एक और एक्सपीरियंस जी हम जाते हैं, हम मसला बताते हैं और फिर वो जानते हैं और उनका काम, फिर वो हमें कुछ जो भी निकाल कर देते हैं मेडिसिन, जो हम घर आके तसल्ली से खाते हैं, और उसके बाद जो भी होता है वो फिर इनको पता है। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे बच्चियों में माहवारी के निजाम में कोई मसला आ रहा होता है तो ये बहुत हैबिट होती है कि ये मशवरा भी नहीं करती डॉक्टर से, वो जाके उनकी माएँ जो होती हैं वो जाके ऐसे किसी मिस के पास, किसी भाई हमने घर मोहल्ले के किसी ऐसे नीम हकीम के पास जाके पूछा और फिर मशवरे से दवाई शुरू कर दी। इस तरह की चीज़ों को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है आपको। मैं जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको ये चीज़ें, ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये दवाइयाँ लेनी भी पड़ती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्हीं दवाइयों से सॉर्ट आउट होती हैं, लेकिन मशवरे के लिए और आपको कंसर्न आपके डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल एज आपके ब्रेस्ट क्लिनिक्स हैं। आपको अगर कोई मसला हो रहा है, आप अपनी ब्रेस्ट के हवाले से जरूर अवेयर रहें कि मैं ये ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि ये मुझे कभी कोई प्रॉब्लम कर सकती है। तो चले मैं साल में एक दफा या 6 मंथ्स में मैं एक दफा जाकर अपनी ब्रेस्ट के हवाले से टेस्ट करा लूँ, अवेयर रहूँ कि भाई हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीख लूँ डॉक्टर से, ताकि मुझे कोई इशू ना हो, क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट लेना है। ऐसे मसाइल हैं जिसमें आपको ये ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट ही यही दवाइयाँ हैं।
तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि कहने का मकसद ये है कि आपको ये पता हो कि सिर्फ आपने एक ही दवाई लेकर और उसके साइड इफेक्ट्स भी ना पता हो, चीजें भी ना पता हो, आप ब्रेस्ट क्लिनिक्स के साथ भी हाईली इन टच रहें और आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ भी इन टच रहें। ये एक लिजॉन है जो बनाने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। अच्छा डॉक्टर इशारत, आपकी तरफ आते हैं, ये बताइए कि जो मैरिड खवातीन हैं, ठीक है, मतलब आफ्टर मैरिज, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस हैं, सारा कुछ है, ऐसे टाइम में उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको इन क्लिनिक्स के साथ कितना इन टच रहना जरूरी है, उनके लिए या आम खवातीन के लिए, या कोई फर्क है इसमें? देखें जी, जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, उसके रिस्क फैक्टर्स में एक रिस्क फैक्टर है लेट मैरिज। ठीक है, जितनी अर्ली शादी होगी उतना रिस्क उसका कम होगा ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर जो मैरिड फीमेल्स हैं या जो अनमैरिड फीमेल्स हैं, दोनों को बराबर ही विजिलेंट रहना चाहिए। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैरिड है उनको ज्यादा होना चाहिए, अनमैरिड को कम होना चाहिए, दोनों को बराबर ही बराबर है। सेकंड ये है कि जो मैरिड फीमेल्स होती हैं उनके लिए प्रोबेबली अगर खुदा ना खास्ता उनको कोई मसला होता है तो उनके लिए उसको बताना और उसको डॉक्टर के पास जाना ज्यादा ईजी रहता है, बजाय इसके कि जो अनमैरिड फीमेल्स होती हैं वो बेचारी उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है कि घर में पहले तो चीजें डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो दोनों को बराबर ही रहना चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री से करो तो लैन ने पहले बताया कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फिर विजिलेंट आपको रहना चाहिए बहुत ज्यादा, फिर अर्ली स्क्रीनिंग करनी चाहिए, अर्ली टेस्ट करने चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी नहीं है तो नॉर्मल रूटीन में जो आपका जो बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए रिकमेंडेशंस हैं वही मैरिड के लिए और वही अनमैरिड के लिए रिकमेंडेशन। अच्छा डॉक्टर इशारत, जिस तरह हमें ये बात हर एड में हर जगह बताई जाती है कि जनाब 10 में से एक औरत को खतरा है इस चीज का, तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक मीनार में पिछले 5 साल में, या एक चले हम रेशो ले लेते हैं 5 साल नहीं तो 10 साल का ले लेते हैं, तो उसमें और अब के टाइम में कमी देखी गई है केसेस में या इजाफा हुआ? देखिए केसेस तो हर ईयर जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं। उसकी प्रॉब्ली वजह एक ये भी है कि लोगों में अब अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अब सेकंड ये है कि पहले ट्रैवल बहुत मुश्किल होता था लोगों का, जैसे फेरी फी से खुदा ना खास्ता किसी का मसला है तो मीनार में मुल्तान में या लाहौर में उसको जाना उसके लिए मसला होता था। अब अवेयरनेस भी ज़्यादा है, अब ट्रैवल भी ईजी है, तो अब लोग पहले से ज़्यादा इस चीज़ पे तवज्जो देते हैं और लोग अब घरों से निकलते हैं, लोग इस चीज़ का इलाज करवाते हैं। केसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पिछले साल की निस्बत 20 साल केसेस ज्यादा हैं, उससे पिछले साल की निस्बत लास्ट ईयर केसेस ज्यादा थे, तो केसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इवन ब्रेस्ट कैंसर के नहीं, हर कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि शायद हमारी परसेंटेज में इजाफा हो रहा है जिनको कैंसर हो रहा है, शायद ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये बात जरूर है कि लोग अब अवेयर हो रहे हैं, लोग अब घरों से निकल रहे हैं। पहले अपने घरों में ही बैठे रहते थे और वो केसेस रजिस्टर नहीं होते थे, अब वो एटलीस्ट केसेस रजिस्टर होना शुरू हो गए। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि देखें अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे इदारे हैं, बल्कि इटसेल्फ मीनार जो है इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो अवेयरनेस जो है वो हम लोगों को दे रहे हैं और अब लोगों को ये अंदाजा हो रहा है कि नहीं ये जो चीज़ है ये डिस्कशन करनी चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो ये आसान चीज़ नहीं होती। पहली तो चीज़ है कि साइकोलॉजिकली आप उसके अंदर वो हो जाते हैं, लेकिन मेरा यही, और जिस तरह इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, मेरा ख्याल है तो ब्लेसिंग है कि किसी दौर में जैसे होता था कि ये क्या है, मतलब जिस तरह हम लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट है डॉक्टर्स का, इतने अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं। प्लीज़ आप अगर कभी इस तरह से कुछ है तो एनुअली, जैसे डॉक्टर कुरतुलैन ने कहा कि आप अपना साल में कम से कम एक दफ़ा नहीं तो मतलब 2 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा लाजमी आप अपना जो है वो चेकअप करवाइए और जो है वो इस तरह का स्टेप लीजिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर कुरतुलैन कि जैसे आपने बताया कि हमारे पास ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस आपने बताया कि ये भी है। तो अगर किसी को फॉर एग्जांपल जैसे कि शुगर है, डायबिटीज़ जैसे इशू होता है, तो ऐसे लोगों को मतलब क्या चांसेस हैं, किस तरह है, और ऐसी सिचुएशन में उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा देखिए, ये जो आपने जिस तरह नाम लिए अभी शुगर है या इस तरह की जो डिजीजेज हैं, उसका वैसे कैंसर के साथ तो बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता। इसमें सिंपल एक रूल है, और वो रूल ये है कि ये जो डिजीजेज हैं ना, जैसे डायबिटीज आप बता रही हैं, हाइपरटेंशन या हार्ट के प्रॉब्लम्स या ये जो भी हमारे इस तरह के मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हर बीमारी के साथ ओबेसिटी का रोल है।
लेकिन वो सिर्फ कैंसर के साथ रिलेट नहीं करता, वो इन तमाम चीजों के अंदर आता है। उसमें आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम पहला स्टेप पढ़ते हैं। हम मतलब जो मेडिकल जो मसाइल हैं उसके लिए भी, कैंसर वाले जो मसाइल हैं उसके लिए भी पहला स्टेप यही होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि आपके अंदर, देखिए रिस्क आपका जीरो नहीं होगा, कभी भी आप 0% रिस्क पे नहीं होंगे कि आपको कैंसर हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल सी बात है। हम इंसान हैं और हमें हमेशा रिस्क रहेगा किसी भी बीमारी के हवाले से। रिस्क ज्यादा भी हो सकता है, रिस्क कम भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी लाई कर सकता है। वो डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर्स पे जो आपके आसपास हैं, आपके माहौल के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आपके आसपास की चीजें, आपकी खुराक, आपका पानी, आपका माहौल, इस पर मैं जैसे पहले बात कर चुकी हूँ। और कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपकी जेनेटिक्स का बहुत रोल है। जीनियाती तब्दीली कोई ऐसी हो गई है, आखिर फैमिली में पहला तो कैंसर का केस हुआ होगा ना, जो जिसको पहला हुआ, आखिर तो हुआ हो ना, तो वो तो पहला पेशेंट था। तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ साथ इंटरनल फैक्टर्स का बहुत रोल होता है कि आपके अंदर जीनियाती ऐसी तब्दीली हो गई है नेचुरली। स्ट्रेस के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है? स्ट्रेस का ताल्लुक जो होता है ना, ये आपकी जेनेटिक चेंज के साथ नहीं होगा। स्ट्रेस का ताल्लुक आपकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के साथ होगा। तो इमोशनल हेल्थ तो आपको पता है कि आजकल एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट बन चुका है, जिस पर इमोशनल जो हेल्थ है उस पर बात की जाती है, लेकिन स्ट्रेस के साथ इन चीजों का बराह रास्त ताल्लुक है। लेकिन जो आपकी जीनियाती तब्दीली होती है वो आपके साथ बाय बर्थ आई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ने उसको एनहांस कर दिया है, या वो आपके साथ बहुत जल्दी, छोटे बच्चों में भी तो कैंसर्स होते हैं ना, तो वो कुछ कैंसर्स के साथ पैदा होते हैं, उनके अंदर वो पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है ऐसे जीन्स। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है स्पेशली, ये इसका ताल्लुक आपके जीन्स यानी आपकी जेनेटिक्स के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक है। यानी कि आपका जो पहला पेशेंट होगा, अगर उसके अंदर जेनेटिक चेंज आया, उसको कैंसर हुआ, तो आने वाली जनरेशन में रिस्क बढ़ जाता है, फर्स्ट डिग्री में रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जीन्स का है ना ताल्लुक, जीन्स आगे पेरेंट्स को है तो बच्चों को हो सकता है। आपके वो जैसे मैंने बताया मैटरनल पेरेंट्स हैं, आपके मैटरनल आपके रिलेटिव्स हैं, जैसे खाला हैं, और आपके कहते हैं क्रॉस मैरिजेस जो हैं, ये इसको डिस्करेज करने का एक वजह ये भी, अच्छा ये सिर्फ कैंसर में नहीं है, कुछ और भी डिजीजेज हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं, इवन कुछ साइकोलॉजिकल डिजीजेज हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं, और उसमें भी आपको डिस्करेज किया जाता है कि आपकी इंटर कजन मैरिज आपकी ना हो। तो ये देखिए जनरल लाइफस्टाइल है, आपको सोच बदलनी होगी, आपको अपनी जिंदगी को बदलना होगा, और उसको बदलने के लिए आपको पहले अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है। जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं आजकल, उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है। तब्दीली पहले आप खुद अपने अंदर करेंगे तो अपने आसपास आप लोगों को तब्दील कर सकेंगे। खूबसूरत बात की है डॉक्टर कुर्रतुल्लाह ने। वैसे तो इस सेशन में उन्होंने बहुत सारी जो है वो आपके सामने बातें की हैं, ऐसी खूबसूरत के वो फिर अब रिपीट पे भी देखेंगे तो आपको उतना ही मजा आएगा जो आपने पहली दफा में एंजॉय किया है। तो इतना अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है कि देखें अवेयरनेस की बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरत है, और तब्दीली की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर इशारत, आप अगर कोई, सही बात है हमारे पास जो है वो टाइम शॉर्ट रह गया है, तो आप अगर कोई शॉर्ट सा मैसेज देना चाहें ऑन द बिहाफ ऑफ मतलब योर साइड देना चाहें। देखिए मैसेज तो एक ही है कि देर ना करें, जैसे ही आपको पता चलता है उसमें देर ना करें। अर्ली डायग्नोसिस होगा, अर्ली डिटेक्शन होगी, उसका अर्ली ट्रीटमेंट होगा और उसका क्योर रेट ज़्यादा है। जैसे ही आप उसको देर करेंगे, उसको लेट करेंगे, उसका क्योर रेट कम है। घर ना बैठें, जैसे ही कोई मसला हो फौरन डॉक्टर के पास जाएं, देर हरगिज़ ना करें। बस मैसेज बहुत अच्छी बात की। हमारे साथ आज प्रोग्राम के सेकंड जो सेशन था उसके अंदर मौजूद थे डॉक्टर कुर्रतुल्लाह हाशमी, कंसल्टेंट क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट थी, और डॉक्टर इशारत क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर कुर्रतुल्लाह हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और इतनी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें की हमारे साथ। थैंक यू सो वेरी मच। और रोही का बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर इशारत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मेजर चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन की और अवेयरनेस दी लोगों को। जनाब, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का जो है वो वक्त ख़त्म होता है, और नए मौज़ूआत के साथ हम कल दोबारा आपके साथ मौजूद होंगे। और खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, खुशियां बांटने की वजह बनिए। अपनी मेज़बान दुर्र शहवार को रोही@10 से इजाज़त दीजिए।